हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज़ लाइन एंड प्लेन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दूं तो इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले लाइन का इक्वेशन, फिर परपेंडिकुलर लाइंस मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्क्यू लाइंस, ठीक है। और स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है वो सीखेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में इक्वेशन ऑफ लाइन के रिलेटेड डील्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में हम डिस्टेंस वगैरह पे डील करेंगे। फिर मिसलेनियस 6A है। तो बेसिकली ये तीनों एक्सरसाइज जो है ये टोटली बेस्ड है लाइन पे। फिर हम सीखेंगे प्लेन के बारे में, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, बाकी सब चीज़ें वो सीखेंगे 6.3 में, ठीक है। और फिर उसके बाद 6.4 में हम सीखेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स। और फिर उसके बाद हम 6B के मिसलेनियस में प्लेन का मिसलेनियस करेंगे। तो बेसिकली चैप्टर का नाम है लाइन एंड प्लेन। इसमें आपको 6 एक्सरसाइजेज है, 3 एक्सरसाइज लाइन पर है और 3 एक्सरसाइज प्लेन पर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे वेक्टर फॉर्म में। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वन शॉट लेक्चर होगा और आज ही के दिन मतलब पूरा 6.1 खत्म हो जाएगा शायद। आप लोग देख ही सकते हो, हुआ होगा तो फुल एक्सरसाइज लिखा होगा, ठीक है, या तो कुछ नहीं लिखा होगा, और नहीं हुआ होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा ही होगा वीडियो के थंबनेल पे। फिलहाल आज हम लोग 6.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यार लाइन एंड प्लेन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें याद दिला दूं। जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल। याद है? नहीं याद है तो जिनको नहीं याद है वो एक बार क्या करो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल वाला वीडियो देख लो, जो कि वेक्टर्स के 5.3 का पार्ट 2 है। मतलब वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 लिखो, वेक्टर लेक्चर 6 चैंपियन जैद आ जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो देख लो आप लोग एक बार, और फिर उसके बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट? ओके। तो सबसे पहले मैं बेसिक से ही बताऊंगा, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एक बार सुने रहोगे, एक बार समझे रहोगे डायरेक्शन कोसाइन रेशियो एंगल, तो आप लोगों को इस लेक्चर में ज़्यादा समझ में आएगा। तो उस पर्टिकुलर वीडियो का शुरू का 20 मिनट देख लो, ठीक है। चलो, तो मान लो हमारे पास यहाँ पे XYZ एक्सिस है। तो XYZ एक्सिस मैंने वेक्टर में आपको बताया, अब हम लोग ऐसे बनाते हैं, राइट। Z एक्सिस Y की जगह, Y एक्सिस X की जगह और Z की जगह X। तो XYZ हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से एक लाइन पास हुई है, मान लो यहाँ से एक लाइन पास हुई है इस प्रकार से, ये हम लोगों की लाइन L डैश, ठीक है, ठीक है। अब ये लाइन जब भी पास होगी इस पर्टिकुलर तीनों एक्सिस से, तो जब भी ये लाइन पास होगी तो ये कुछ ना कुछ एंगल्स बनाएगी, ठीक है। तो मान लो कि ये x से, पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बनाती है अल्फा, पॉजिटिव y एक्सिस से एंगल बनाती है बीटा, पॉजिटिव z एक्सिस से एंगल बनाती है गामा। मान लो ये लाइन जब पास हुई तो पास होने के बाद इसने पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बनाया अल्फा। याद करो जब हम स्लोप निकालते थे तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला था tan थीटा, और थीटा वाज द एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस से हम उसे मेजर करते थे। पॉजिटिव x एक्सिस मतलब ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव x एक्सिस। ये पॉजिटिव वैल्यूज है, ये नेगेटिव वैल्यूज है। तो बेसिकली जब भी यहाँ पे लाइन का हम लोग स्लोप निकालते थे तो उसके लिए हम लोग का एंगल कैसे मेजर करते थे, पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर करते थे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये रूल जरूर है कि आप लोगों को पॉजिटिव एक्सिस से ही मेजर करना है। ये रूल जरूर है कि पॉजिटिव एक्सिस से ही मेजर करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, वो आपकी मर्जी है। तो हमने मान लिया कि लाइन अल्फा एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस से। हमने मान लिया अल्फा एंगल मेड बाय लाइन, ठीक है, अल्फा एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो बना रही है अल्फा, और हमने मान लिया पॉजिटिव y एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो बीटा बना रही है। एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव y एक्सिस से एंगल बना रही है बीटा, और गामा एंगल बना रही है विथ पॉजिटिव z एक्सिस। एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है। z एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो एंगल बना रही है वो बना रही है गामा। कौन? ये हमारी लाइन, जो भी लाइन है यहाँ पे पास हुई है वो। तो ये आपका जो अल्फा बीटा गामा आया, इसी अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स।
और याद करो स्लोप बताते समय मैंने आपको एक चीज बोली थी कि स्लोप के टाइम तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रूल नहीं होता है। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो, आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो। तो फिलहाल हमने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया है। अगर यही एंगल मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो वो एंगल आएगा पाई माइनस अल्फा। बताओ क्यों? क्योंकि ये लाइन ऐसे गई है, ठीक है, ये लाइन ऐसे गई है और ये पर्टिकुलर एक्सिस यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो आप लोग देख सकते हो ये एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है, राइट। तो बेसिकली जो ये पूरा एंगल है वो 180 डिग्री है, मतलब पाई है। तो पाई में से अल्फा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे पाई माइनस अल्फा आएगा, तो इसलिए एंगल हो गया पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही आप लोगों ने बीटा को पॉजिटिव से तो मेजर किया है, लेकिन आपने एंटी क्लॉकवाइज किया है, राइट। अगर आप इसको क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से मेजर करते हो तो ये कितना आएगा? ये आएगा पाई माइनस बीटा। ऐसे ही आपने गामा को क्लॉकवाइज मेजर किया है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो कितना आएगा? देखो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब, ठीक है, ये लाइन और ये जेड एक्सिस। तो ये आप लोगों को मैं कैसे दिखाऊं? देखो पॉजिटिव जेड एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब ये इस प्रकार से। तो ये एंगल कितना आता है? ये एंगल आता है पाई माइनस अल्फा। तो बेसिकली जो पाई माइनस अल्फा है, पाई माइनस बीटा है और पाई माइनस गामा है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? इसे भी हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, ठीक है। इन्हें भी हम क्या बोलते हैं? इन्हें भी हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो आप लोग अल्फा बीटा गामा को भी बोल सकते हो, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा को भी डायरेक्शन एंगल बोल सकते हो, क्योंकि कोई रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज ही जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। समझ रहे हो? अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा गामा क्या है? वो एंगल जो कि एक लाइन बना रही है पॉजिटिव एक्सिस से, एक्सेस से, ठीक है। कौन से एक्सेस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। तो डायरेक्शन कोसाइन देखो बहुत ही चिंदी चीज है। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी आपके डायरेक्शन एंगल थे ना, जो भी आपके डायरेक्शन एंगल थे उनका कॉस ले लो। तो अल्फा का कॉस, कॉस अल्फा, बट डायरेक्शन एंगल ये भी तो है, तो कॉस पाई माइनस अल्फा भी, ठीक है। एम कॉस बीटा, बट डायरेक्शन एंगल पाई माइनस बीटा भी तो है, तो कॉस पाई माइनस बीटा। एन कॉस गामा, बट डायरेक्शन एंगल पाई माइनस गामा भी तो है, तो कॉस पाई माइनस गामा, ठीक है। तो इसीलिए आपके एल की वैल्यू जो होती है वो आती है प्लस माइनस कॉस अल्फा। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि प्लस कॉस अल्फा यहाँ से माइनस कॉस अल्फा आएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा आता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ऐसे ही यहाँ पर एम आता है प्लस माइनस कॉस बीटा, और ऐसे ही यहाँ पे एन आता है प्लस माइनस कॉस गामा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। ओके ओके, अब एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फिक्स्ड है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। मतलब कभी भी आप लोग तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को जोड़ोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 आती है। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमेशा 1 आती है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आती है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका है कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखो, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखो, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखो। 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, उस 3 को यहाँ भेज दो, ठीक है। तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा निकालो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो cos 2 अल्फा आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय फार्मूला, cos 2 बीटा आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर cos 2 गामा आ जाएगा cos स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा 2 हो गया, तो 1 - 2 -1 हो गया। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आती है -1, ठीक है। तो ये याद रखना, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद देखो आपको कभी कभी पूछेगा कि डायरेक्शन एंगल बताओ एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल क्या होता है? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल मतलब एक्स एक्सिस के अल्फा बीटा गामा बताओ। तो उसके लिए अल्फा क्या हो जाएगा? एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस। लाइन क्या है हमारी? एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस खुद से ही कितना एंगल बनाएगा? 0 का, और बाकी दोनों से 90-90। तो इसीलिए आप लोगों को डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये सब मैंने बताया था 5.4 में, 5.3 के सेकंड वीडियो में, बट ठीक है फिर से बता देता हूँ। देखो, डायरेक्शन एंगल ऑफ
एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, कैसे आएगा देखो, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल मतलब अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो अल्फा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस खुद से ही एंगल कितना बनाएगा 0, वाई एक्सिस से 90 का, जेड एक्सिस से 90 का, तो 0 90 90 होता है। और इसका डीसीज अगर पूछ लूँ तो डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा 1,0,0, ठीक है। ऐसे ही आपसे मैं पूछूं डायरेक्शन एंगल ऑफ वाई एक्सिस बताओ, तो डायरेक्शन एंगल ऑफ वाई एक्सिस क्या आएगा, अल्फा उसके लिए आ जाएगा 90, क्योंकि एक्स एक्सिस से वो 90 बनाएगा, खुद से 0 बनाएगा, तो 90 0 90 आएगा डायरेक्शन एंगल ऑफ वाई एक्सिस। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0 आएगा। फिर डायरेक्शन एंगल ऑफ जेड एक्सिस क्या आएगा 0 0 90, सॉरी डायरेक्शन एंगल ऑफ जेड एक्सिस ना वो आएगा 90 90 0, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या आएगा 0 0 1, ठीक है। आप लोग चाहिए तो 5.3 का सेकंड वीडियो देख लो, उसमें डिटेल में बताया है, इसमें जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, फिर भी ये बता दिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब बात आती है डायरेक्शन रेशियोज की। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट द प्रोपोर्शनल नंबर्स टू द डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो डायरेक्शन कोसाइन LMN लिखे हुए हैं ना, इन्हीं के प्रोपोर्शनल कोई नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। मतलब जैसे मान लो तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन है 2/√3, 1/√3 और 0, ये तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। और मैंने एक चीज ला दी यहाँ पे, मैंने एक 3 नंबर का सेट लिख दिया और वो सेट है मेरा 2 1 0। तो ये 2 1 0 क्या इसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनैलिटी कैसे चेक करते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी चेक करने के लिए हम रेशियो निकालते हैं, अगर रेशियो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो 2/√3 था उसका रेशियो निकालो 2 के साथ, फिर 1/√3 का रेशियो निकालो 1 के साथ, 0/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसको केस में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो ये 2 खत्म हो गया, बचा 1/√3, यहाँ पे ये 1 खत्म हो गया तो बचा 1/√3। तो देखो रेशियो इक्वल आ गया। अगर रेशियो इक्वल आ गया मतलब ये नंबर इसके प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज वो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो। तो ये डायरेक्शन कोसाइन था और ये नंबर ऐसा था जो इसके प्रोपोर्शनल है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो ये 2 1 0 को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज आर रिप्रेजेंटेड बाय A, B, C, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A, B, C से। और डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज हमें दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। कोई भी लाइन किस तरफ गई है वो हम जानने के लिए यूज कर सकते हैं इन डायरेक्शन रेशियोज का, ठीक है। तो बेसिकली इनके बीच में एक रिलेशन आता है L/A प्लस M/B, ठीक है, इक्वल टू N/C इज इक्वल टू लैम्बडा। ये जो L/A, M/B और N/C है ये प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। मैंने बोला ना आपको डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो ऊपर डायरेक्शन कोसाइन, नीचे डायरेक्शन रेशियो, तो इनका रेशियो इक्वल आना है, क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो इनको हमने इक्वल मान लिया पर्टिकुलर क्वांटिटी लैम्बडा के, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का एक प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन। अभी एक मेन रिलेशन आता है, बट उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कभी भी अगर आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन को एज अ यूनिट वेक्टर लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखोगे। सपोज आपको डायरेक्शन कोसाइन को एज अ यूनिट वेक्टर लिखना है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है बट फिर भी दोबारा बता रहा हूँ। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? n कैप इज इक्वल्स टू +-Li कैप +-Mj कैप +-Nk कैप, ठीक है। एज अ यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहीं आपको बोल दिया कि एक 6 मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर बताओ, सॉरी 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताओ, तो क्या करोगे तुम? तो इस यूनिट वेक्टर में उस मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब तुमसे कहीं पर n बार पूछ लिया तो तुम क्या करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ n से इसके n कैप का मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है L² + M² + N² 1 होता है, तो ऑब्वियसली इस चीज का मैग्नीट्यूड तो 1 ही आना है। और I J K हो गया डायरेक्शन, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि L ± cos अल्फा होता है, M ± cos बीटा होता है, N ± cos गामा होता है, इसलिए प्लस माइनस। तो कभी भी अगर आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोले एज अ यूनिट वेक्टर तो आप ऐसे कर सकते हो। या फिर कभी आपको बोले रिप्रेजेंट इट इन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मैग्नीट्यूड का बोल दिया तो n बार के मैग्नीट्यूड की जगह बस 4 डाल देना और n कैप की जगह ये छाप देना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो रिलेशन क्या आता है। रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिलेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो L M N की अलग अलग वैल्यूज क्या आएंगी। L की वैल्यू आ जाएगी A लैम्बडा, M की वैल्यू आ जाएगी B लैम्बडा और N की वैल्यू आ जाएगी C लैम्बडा, N की वैल्यू आ जाएगी C लैम्बडा। अब हमें पता है कि n² + m² + n² की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। मतलब A² λ² + B² λ² + C² λ² की वैल्यू 1 आती है। λ² कॉमन हुआ तो λ² की वैल्यू आ गई 1/A² + B² + C²। यहाँ से स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस लगा के यहाँ पे रूट लगाया,
तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे L इज इक्वल्स टू ए लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू डाल दो, तो L की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो आई होप मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन बताता हूँ, ठीक है। आई होप सारी चीजें हो गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आइए बात करते हैं आगे, ठीक है। मान लो हमारे पास दो लाइन्स है जो कि पैरेलल है, ठीक है, और हमें उनके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। सपोज हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, सो उन दोनों पैरेलल लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। कैसे, देखो सपोज आपके पास यहाँ पे एक लाइन है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1, ठीक है। और सपोज यहाँ पे आपके पास दूसरी लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 C2। बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज कोऑर्डिनेट्स नहीं होते ना, डायरेक्शन रेशियोज कोऑर्डिनेट्स थोड़ी होते हैं। कोऑर्डिनेट्स का बेसिकली एक कटेड फॉर्म होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल फॉर्म होता है। तो इसीलिए हम लोग उसको कोऑर्डिनेट की तरह ब्रैकेट नहीं बनाते, चिड़िया का मुंह बना देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल, मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है और पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 और दूसरे का A2 B2 C2 है, तो ये जो A1 अपॉन A2 होगा वो इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, वो इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, वो इक्वल होगा लैम्डा के। मतलब बेसिकली जैसे पहले होता था ना यार कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ये एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, वही चीज़ है। तो यहाँ पे दो वेक्टर आपस में पैरेलल हुए तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इक्वल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। A1 A2 इक्वल भी तो हो सकता है, और अगर इक्वल हुआ तो भी तो प्रोपोर्शनल ही होगा। इक्वल हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रेशियो 1 आ जाएगा। अगर A1 A2 इक्वल हो गया तो रेशियो 1 आ जाएगा, बस कुछ फर्क आएगा क्या, तब भी तो ये लॉ वैलिड रहेगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब मान लेते हैं भैया एक लाइन है L1 एक लाइन है L2 और L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, मान लो एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लो लाइन L1 का जो डायरेक्शन रेशियो है, लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इनका डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 है वो 0 आएगा, ठीक है। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, मान लो एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, आपको डायरेक्शन रेशियो देने की। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो की जरूरत क्या है अभी बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। अभी जब इक्वेशन आएगा तो आप खुद ही समझ जाओगे जरूरत क्या है। कभी कभी ऐसा होगा, देखो शायद आप भूल गए हो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। वो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है। डायरेक्शन रेशियो इज नॉट अ कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन रेशियो इज समथिंग विच शोज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है। सपोज किसी पर्टिकुलर जगह का डायरेक्शन रेशियो 3 4 2 है, तो बेसिकली ये है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और ये जो वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है, ये हमें शो करता है कि वो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। ये हमें ये नहीं शो करता कि उस लाइन का लेंथ क्या है। भैया लाइन तो इतनी बड़ी हो सकती है, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इतना हो सकता है। हाँ, उस लाइन का जो डायरेक्शन है और इसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा जरूर। ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन वहां जा रही है, ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ है, तो ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ है, ये लाइन यहाँ है, ये लाइन यहाँ है, ठीक है, और ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ है, लेकिन फिर भी दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्शन रेशियो कैन बी एनीवेयर इन द स्पेस, ठीक है। सपोज आप लोगों की जो लाइन है वो वहां है इस तरीके से, और ये डायरेक्शन रेशियो मेरा यहाँ है, तो इसका डायरेक्शन तो इसके सेम है, डायरेक्शन तो इसका इसके सेम है, लेकिन स्पेस में ये कहीं और है और ये कहीं और है। तो डायरेक्शन रेशियो नेवर रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन, इट ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन का डायरेक्शन। तो अगर इस लाइन का डायरेक्शन A1 B1 C1 में है, इसका A2 B2 C2 में, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोपोर्शनल आएगा वो। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली इनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल आएंगे, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना है, क्योंकि हम लोग सबको कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ फ्री वेक्टर, तो कहीं भी रहने दो, बट उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो 0 ही आना है।
समझ रहे हो ना, डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो इज समथिंग, इज अ वेक्टर बोल सकते हो। चलो हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इज समथिंग विच शोज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट आ रहा है उसी पर बेस्ड है। सो इफ अ लाइन passes through point A x1, y1, z1 and B x2, y2, z2। सपोज आपको डायरेक्शन रेशियो देने की जगह पे ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है, कि कोई A है कोई B है और ये दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो मान लो पॉइंट A यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। नाउ दिस इज कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये जो चिड़िया का मुंह बना है ना, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, दिस इज डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सके दोनों में। और सपोज यहाँ पे पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, और जो हमारी की लाइन L है, जो हमारी लाइन L है वो पास हो रही है a b से, ठीक है, तो मतलब हमारी लाइन ऐसे पास हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर वो a b से पास हो रही है तो इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा, देखो इसका डायरेक्शन वेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। जब x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करूंगा तभी तो मुझे वेक्टर मिलेगा, तभी तो मुझे उसका डायरेक्शन मिलेगा। तो कभी भी अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास हो तो उसमें डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, a आ जाएगा x2 - x1, b आ जाएगा y2 - y1 और c आ जाएगा z2 - z1। ठीक है, तो बेसिकली जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आ जाएंगे x2 - x1 का i कैप प्लस y2 - y1 का j कैप प्लस z2 - z1 का k कैप। ठीक है, पिछली जो चीज़ थी, जो डायरेक्शन एंगल था, डायरेक्शन कोसाइन था, वो सब मैंने एक बार सिखा रखा है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये चीज़ अगर तुम्हें नहीं समझती है ना तो तुम क्वेश्चन में सॉल्विंग नहीं कर सकते, तुम रट्टा मार लोगे कि हाँ ऐसा आया तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं, रट्टा नहीं मारना है भाई। रट्टा तो मार लोगे, मैं भी मानता हूँ, रट्टा मार के सॉल्व कर लोगे, लेकिन इस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि भैया एकदम जहन में उतर जाएगा आपके ये सब, मतलब एकदम, मतलब आपको फील आ जाएगा कि यार लाइन प्लेन क्या है, ये सब तो मेरे आसपास घूम रहा है, ये रही लाइन, ये रहा प्लेन। ठीक है, ये सब हो जाएगा आपके साथ अगर आप ध्यान से सुनते हो लेक्चर को। तो फिलहाल तो शुरुआत हुई, आई होप इतनी चीज़ें समझी होंगी, डायरेक्शन रेशियो का सेंस समझा होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 क्यों आ रहा है ये भी समझा होगा। क्योंकि बेसिकली डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, वो पॉइंट्स जो लाइन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मुझे इसका डायरेक्शन देखना है तो मुझे ए बी बार बनाना पड़ेगा, तो ए बी बार बनाने के लिए x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लो x2 - x1 आ रहा है 6, y2 - y1 आ रहा है 12, z2 - z1 आ रहा है 6, तो इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है 6, 12, 6। अब अगर मैं इसको पूरे को 6 से डिवाइड कर दूं तो 1, 2, 1 आ जाएगा। तो ये जो 6, 12, 6 था ये भी इस लाइन का डायरेक्शन शो करेगा, जो 1, 2, 1 था ये भी इस लाइन की डायरेक्शन शो करेगा। क्लियर? 3 से काटो तो 2, 4, 2 वो भी उसी लाइन का डायरेक्शन शो करेगा। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन चैप्टर, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। चलिए शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से। ठीक है, मतलब हम लोग लाइन एंड प्लेन में सबसे पहले लाइन के बारे में सीखेंगे और लाइन में भी सबसे पहले शुरू करते हैं वेक्टर इक्वेशन से। ठीक है, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दो वेक्टर इक्वेशन है लाइन की, सो दोनों बता देता हूं। देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, मान लो कोई एक लाइन है जो कि पास हो रही है एक पॉइंट ए से। ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पे एक लाइन है जो कि पास हो रही है पॉइंट ए से। सपोज ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ए का पोजीशन वेक्टर मान लो ए बार। ठीक है, ये बेसिकली पास हो रही है पॉइंट ए से और यहाँ पे है आर बार। ठीक है, आर बार क्या है, एक तरीके से वेक्टर ही है। ठीक है, जो कि इस लाइन पर है। आर बार क्या है, आर बार कह सकते हो आप लोग कि इस लाइन पर एक वेक्टर है। जैसे होता है ना, मतलब ये कहीं भी हो सकता है, ये आर बार यहाँ भी हो सकता है, ये आर बार यहाँ भी हो सकता है, ये आर बार यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब जैसे जैसे आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज चेंज करते जाओगे वैसे वैसे इस आर बार की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी। राइट, तो आर बार क्या है, बेसिकली इसी लाइन पर एक वेक्टर है। अब ये आर बार कहीं पर भी हो सकता है, ए बार के पीछे भी हो सकता है, ए बार के आगे भी हो सकता है। बेसिकली जैसे जैसे आप एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यूज डालोगे वैसे वैसे आर बार शिफ्ट होता रहेगा। जैसे हमारी इस लाइन का मान लो इक्वेशन हो गया y बराबर x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप x y की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हो आपको लाइन की अलग अलग पोजीशन मिलती है, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ऐसा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आर बार है, तो आर बार की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे आपको अलग अलग वैल्यूज अलग अलग पोजीशंस मिलेंगी उस लाइन की।
फिलहाल मेन पॉइंट क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, यहाँ पे कोई एक वेक्टर बी है जिसके ये लाइन पैरेलल है। सो यहाँ पे सपोज बी बार है जिसके ये पैरेलल है, कौन, लाइन। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू, ध्यान से देखो पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन की जरूरत है, रट्टा नहीं मार पाओगे। पासेस थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए से पास हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो कभी भी अगर दो वेक्टर पैरेलल रहते हैं, यहाँ पे कौन पैरेलल है, ए आर बार जो है वो बी बार के पैरेलल है, ठीक है। तो कभी भी अगर दो वेक्टर पैरेलल रहते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए आर बार जो है वो लैम्बडा टाइम्स बी बार होगा, राइट। अब ए आर बार कैन बी रिटन एज आर बार माइनस ए बार, तो आर बार माइनस ए बार बराबर लैम्बडा बी बार, देयरफॉर आर बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्बडा बी बार प्लस ए बार, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये कुछ वैसा नहीं है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मतलब क्या होता था, y इंटरसेप्ट, या फिर यूं बोल दो कि जहां से वो लाइन जहां पे y को कट कर रही है, मतलब जहां पे y से पास हो रही है वो, तो बेसिकली यहाँ पे भी तो a वैसा ही है, जहां से लाइन वेक्टर a को पास हो रही है, तो वैसा आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। बट ऐसा कुछ यहाँ पे ये रिलेशन है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप रिलेट कर सकते हो। बट फिलहाल वेक्टर इक्वेशन होता है आर बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी बार प्लस ए बार, जहाँ पे बी बार ए बार क्या है, ए बार है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि भैया आर बार क्या है। आर बार यहाँ पे देखो, जैसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, तो आप इक्वेशन क्या लिखते हो, आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो इसमें y और x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते हो वैसे वैसे आप लोगों को लाइन का अलग अलग पोजीशन मिलता रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे आर बार और लैम्बडा है। आर बार की वैल्यू में जैसे जैसे आप लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स चेंज करते रहोगे वैसे आप लोगों को लाइन की अलग अलग पोजीशंस मिलती रहेगी। तो बेसिकली आर बार और लैम्बडा में हम लोग कुछ नहीं पुट करते हैं, सिर्फ ए बार की जगह जो है वो रख देते हैं और बी बार की जगह जो है वो रख देते हैं। बी बार क्या है, बी बार है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो समझ में आ गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको हम लोग वेक्टर पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। वेक्टर पॉइंट फॉर्म समझा, वेक्टर पॉइंट फॉर्म मतलब कि सपोज कोई एक लाइन है, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट ही आएगी क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएगी तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि भैया कौन सा फॉर्म लगाना है, वेक्टर पॉइंट फॉर्म लगाना है या 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है या क्या लगाना है। एक और फॉर्म है अभी, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म है दोनों के। आ जाओ मैदान में आ जाओ, ठीक है। तो सपोज एक लाइन पास हो रही है किसी फिक्स्ड पॉइंट ए से, सिर्फ एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है और वो पैरेलल है किसी वेक्टर बी के, तो आप क्या यूज करोगे, आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार प्लस ए बार। कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे डिराइव कर लेना, 2 स्टेप का डेरिवेशन ऐसे डिराइव कर लेना। डेरिवेशन भी भूल जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यू कैंट फॉरगेट द डेरिवेशन, ठीक है। यू कैन फॉरगेट द स्टेप्स, यू कैन फॉरगेट द स्टेटमेंट्स विच आर रिटन इन द थियरम, बट यू कैन नेवर फॉरगेट द थियरम इफ यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो ए आर बार है वो बी बार के पैरेलल है, तो ए आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार आएगा, तो आर बार माइनस ए बार लिख दिया ए आर बार को, और उधर हो गया लैम्बडा बी बार, ए बार उधर गया, तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन कब लगाना है, जब एक लाइन पास हो सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट से और पैरेलल हो किसी एक वेक्टर के। तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब एक लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो और किसी एक के पैरेलल हो। क्या लगाओगे तब, आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार प्लस ए बार। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे नोट, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब एक लाइन पास हो सिर्फ एक पॉइंट से और पैरेलल हो दूसरे वेक्टर के, लिख लो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म इसी का। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड में इसका फॉर्म क्या होता है। सो कार्टेशियन फॉर्म देख लो जरा इसका, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे सब कुछ क्या कौन है। यहाँ पे देखो जिसके ये पैरेलल है वो बी बार है, तो बी बार को एक तरीके से आप लोग डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो, ठीक है। बी बार को एक तरीके से आप डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो। ए बार क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से वो लाइन पास हो रही है। आर बार क्या है, वेरिएबल पॉइंट है उस लाइन का। आर बार क्या है, उस लाइन का वेरिएबल पॉइंट है, मतलब एक्स वाई जेड है, जैसे जैसे अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन देखो क्या होती है। कार्टेशियन फॉर्म, मान लो लाइन पॉइंट ए से पास हो रही है और ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1
और यहाँ पे जो पॉइंट आर है उसके कोऑर्डिनेट्स तो एक्स वाई जेड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज मतलब बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, तो बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी सी है। हमने मान लिया कि भैया जो डायरेक्शन रेशियोज है वो ए बी सी है। बेसिकली ये लाइन पैरेलल किसके है, बी बार के, तो बी बार के अगर पैरेलल है तो बी बार एक तरीके से इस लाइन का डायरेक्शन दिखा रहा है, और जो चीज किसी एक लाइन का डायरेक्शन दिखाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, ठीक है। मतलब बी बार के जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो बी बार है वो पैरेलल वेक्टर है या फिर डायरेक्शन रेशियोज से बना हुआ वेक्टर, ठीक है। तो वही है बस। तो डी आर सपोज ये है, ठीक है। तो आर आपका एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो आर आपका एक्स वाई जेड है, और पॉइंट ए जो है वो x1 y1 z1 है, ठीक है। अच्छा याद करो लेक्चर के शुरू में जब मैं दूसरी चीज बता रहा था, दूसरी चीज कब बता रहा था मैं, पहली चीज बताने के बाद जब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लाइन को मान लो कि आर भी एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है माना, लेकिन पास तो हो रहा है ना उससे भी, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा x - x1, ठीक है, b आ जाएगा y - y1 और c आ जाएगा z - z1। बट इसके डायरेक्शन रेशियोज तो ABC है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ये भी है और एक डायरेक्शन रेशियो हमने बनाया, तो हमारे और उस वाले डायरेक्शन रेशियो में सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि वो हमारे प्रोपोर्शनल आएगा या हम उसके प्रोपोर्शनल आएंगे। इक्वल भी आ सकते हैं बट प्रोपोर्शनल तो आना ही है। तो इसीलिए कार्टेशियन इक्वेशन होता है x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। ये होता है कार्टेशियन इक्वेशन। इज इक्वल्स टू लैम्बडा भी होता है, बट इज इक्वल्स टू लैम्बडा हम लोग मैक्सिमम केसेस में लिखते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ इतना। तो कभी भी अगर आप लोगों को कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में जाना है या वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में जाना है तो कैसे जाओगे, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे जो बी बार है इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे डायरेक्शन रेशियोज। ये बी बार के सपोज कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, इस बी बार के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड है वो क्या हो गए, वो हो गए डायरेक्शन रेशियोज, ए बी सी हो गई है, ठीक है। ओके डायरेक्शन रेशियोज तुम्हें मिल गए, मतलब तुम्हें ये कोऑर्डिनेट मिल गया। उसके बाद जिस पॉइंट से ये चीज पास हो रही है, सपोज समझ लो पास हो रही है 7,3,2 से, तो 7,3,2 हमारा x1 y1 z1 हो गया, तो x1 y1 z1 डाल दो। x y z की जगह क्या डालोगे, एक्स वाई जेड की जगह क्या डालोगे यार, वो तो वेरिएबल पॉइंट है ना, वो तो वैसा ही रहेगा ना। y = mx + c में y और x की वैल्यू डालते हो कभी, तो वैसे यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं डालनी है, ठीक है। तो बेसिकली कभी भी आपको वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन में जाना हो तो ऐसे जाओगे, कार्टेशियन से वेक्टर में जाना हो तो इन डायरेक्शन रेशियोज को आप मान लोगे पैरेलल वेक्टर, इन डायरेक्शन रेशियोज का जो वेक्टर है उसे मान लोगे पैरेलल वेक्टर, और जिन पॉइंट से पास हो रहा है वो हो जाएगा पॉइंट ए। तो ऐसे आप लोग जा पाओगे, ठीक है, ठीक है। एक और चीज आती है कि कभी कभी आप लोगों को वेक्टर इक्वेशन ही दे दिया, तो मतलब ये सब बनाने की जगह, मतलब आपको पॉइंट्स देने की जगह आप लोगों को डायरेक्टली पूरा वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करके दे दिया, तब क्या करोगे, तो आप लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करोगे। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे अज्यूम करते हैं हम लोग, इस चीज को इक्वल मान लेते हैं हम लैम्बडा के, इस चीज को हम मान लेते हैं इक्वल लैम्बडा के, और फिर उसके बाद पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो किसी पैरामीटर पर डिपेंड करे, ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो किसी एक पैरामीटर पर डिपेंड करे बट वो रहे उसी लाइन पे, लेकिन डिपेंड करे किसी एक पैरामीटर पे। तो कभी भी अगर आप लोगों को इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने रहे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, क्या करो इस a को वहां भेज दो तो a लैम्बडा, और इस x1 को वहां भेज दो तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 + a लैम्बडा, ऐसे ही y आ जाएगा y1 + b लैम्बडा, और z आ जाएगा z1 + c लैम्बडा, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करना रहा तो ऐसे अज्यूम करोगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड के पॉइंट्स, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड उस लाइन के पॉइंट्स ही है ना, एंड में एक्स वाई जेड क्या है, उस लाइन के पॉइंट्स ही हैं, तो उस लाइन के पॉइंट्स जो कि किसी एक पैरामीटर पर डिपेंड करे, तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लैम्बडा पे। एबीसी तो हमें पता ही है, x1 y1 z1 भी शायद हमें पता रहे, तो इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक पैरामीटर लैम्बडा पर डिपेंड करते। तो कभी भी अगर पैरामीटर अज्यूम करना रहे ऐसे करोगे, ठीक है। अब ये करना सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। फिलहाल एक चीज हमें समझ के रखनी है कि एक वेक्टर किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक वेक्टर के पैरेलल है, तो हमें यूज करना है r बार बराबर लैम्बडा b बार प्लस a बार, कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है, दैट्स इट बस। चलो आगे बढ़ते दूसरा फॉर्म देख लेते हैं। ओके लेट्स चेक आउट 2 पॉइंट फॉर्म। आई नो थ्योरी में थोड़ा टाइम जा रहा है बट टेंशन मत लो, क्वेश्चन में आधा घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो थ्योरी में अगर 50 मिनट भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर चलता है, ठीक है। देखो 2 पॉइंट फॉर्म,
टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इसमें आप लोगों को पिछले फॉर्म में क्या था कि वो जो लाइन थी वो एक पॉइंट से पास हो रही थी और एक वेक्टर के पैरेलल थी, बट इस फॉर्म में क्या है कि वो लाइन 2 पॉइंट से पास होगी और आपको पैरेलल वेक्टर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपकी लाइन है जो कि पॉइंट बी से पास हो रही है x2, y2, z2 और पॉइंट ए से पास हो रही है दैट इज x1, y1, z1। बी का पोजीशन वेक्टर मान लो b बार है, ए का पोजीशन वेक्टर मान लो r बार है और यहाँ पे है पॉइंट r जिसका पोजीशन वेक्टर r बार है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स तो x, y, z ही रहेंगे। x, y, z क्या है, वेरिएबल पॉइंट्स है इस लाइन पर। x, y, z की जैसे जैसे अलग अलग वैल्यूज रखोगे, r यहाँ आएगा, r यहाँ आएगा, यहाँ वहाँ ऐसा करेगा। तो अब की केस में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब की बार आप लोगों को पैरेलल वेक्टर नहीं दिया है तो बना लेंगे। कैसे बना लोगे, क्योंकि हमें 2 वेक्टर दे दिया है ना, तो 2 वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन रेशियो बना सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ही तो पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बी क्या है आपका x2, y2, z2। ठीक है, अच्छा तो अगर ये ए और बी से पास हो रही है ये लाइन, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए आर बार है वो ए बी बार के, ए आर बार जो है वो ए बी बार के कोलिनियर होगा, यूँ कह सकते हो पैरेलल होगा। तो अगर ए आर बार ए बी बार के कोलिनियर है या पैरेलल है तो इसका मतलब जो ए आर बार है वो इक्वल आएगा लैम्बडा टाइम्स ए बी बार। अब आप बोलोगे यही क्यों लिया, ए आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा आर बी बार क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा? ठीक है, ताकि आप मुझे गालियां ना दो, क्योंकि तब लिखने पे जो इक्वेशन बनेगा वो थोड़ा हार्ड बनेगा, ऐसे इक्वेशन आसान बनेगा। राइट, अगर आप लिखते हो ए आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार, नो वरीज, ये भी ठीक है, लेकिन जब आप लोग इसको रिजॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को कुछ और ही मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन तो तब भी आएगा लाइन का इक्वेशन तब भी आएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा फिर। राइट, तो इसीलिए हम लोग आसान से आसान चीज़ ढूंढते हैं। जैसे न्यूटन आइंस्टीन को आप फालतू गालियाँ देते हो, उन्होंने चीज़ें आपके लिए बस आसान की है। ठीक है, हार्ड नहीं करके गए वो। न्यूटन चाहता तो वो जब F इक्वल टू dp/dt इन्वेंट हुआ था तो उसमें वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी रख सकता था, लेकिन उसने 1 रखा आपके लिए, सॉरी उन्होंने। ठीक है, तो ए आर बार बराबर लैम्बडा ए बी बार। ठीक है, हमने मान लिया कि क्योंकि ए आर और ए बी जो है वो कोलिनियर है या तो पैरेलल है, तो स्केलर मल्टीपल होगा। तो ए आर बार हो जाएगा आर बार माइनस ए बार और ये हो जाएगा लैम्बडा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। इस ए बार को वहाँ भेज दो तो आर बार इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्बडा टाइम्स बी बार माइनस ए बार प्लस ए बार। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर ए है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट ए। ठीक है, और वेक्टर बी क्या है, यहाँ पे वेक्टर बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट बी, फिक्स्ड पॉइंट बी। तो ये हो गए हमारे पोजीशन वेक्टर ए और बी। ठीक है, अच्छा आर और लैम्बडा क्या है, ऑब्वियसली वेरिएबल्स है। ठीक है, आर एक्स वाई जेड है, चेंज होता रहेगा वो, और लैम्बडा वेरिएबल है। ठीक है, पैरामीटर कह सकते हो। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। ये कब यूज करना है, जब आप लोगों को पैरेलल वेक्टर ना दिया हो, तब आप लोगों को ये यूज करना है। तो बेसिकली आप अगर देखो तो ये बी बार माइनस ए बार जो है, बी बार माइनस ए बार जो है, अगर आप बी बार माइनस ए बार की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो आ रही है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। वो क्या आ रही है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो बेसिकली आप वो पैरेलल वेक्टर्स ही निकाल रहे हो। पैरेलल वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों का डिफरेंस लेके। याद करो मैंने डायरेक्शन रेशियो लिखना बताया था, a इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1। तो वही तो यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो वही किया है, पैरेलल वेक्टर बनाया है। कैसे बनाया है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके, और इसी को इन्होंने फैशन में b बार माइनस a बार लिख दिया है। तो बेसिकली अभी भी ये वही चीज है, उसमें आपको b बार डायरेक्टली दिया हुआ था कि भाई इससे पास हो रहा है, अब की बार b बार आपको डायरेक्टली नहीं दिया, सॉरी पिछली बार आपको b बार डायरेक्टली दिया हुआ था कि भाई इसके पैरेलल है, अब की बार आपको b बार डायरेक्टली नहीं दिया, अब की बार बोल दिया 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जाओ जो करना है कर लो। तो हमने कर लिया, हमने पैरेलल वेक्टर निकाल लिया। और पैरेलल वेक्टर या डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, वही होता है ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखते आ जाओ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म इसका होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू क्या, लैम्बडा।
ठीक है। फिलहाल कार्टेशियन फॉर्म z तक ही होता है, लेकिन लैम्डा हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करने के लिए करते हैं, बट इसमें अज्यूम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये होता है इसका कार्टेशियन फॉर्म। अब समझा देता हूँ कैसे आया। देखो बेसिकली हमने यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाला तो वो आया x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और फिर हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाला ए बी से, तो ए बी से जो डायरेक्शन रेशियो आया वो आया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। तो इसलिए क्योंकि दोनों कोलिनियर है या पैरेलल है, तो कोलिनियर या पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आना है, तो इसीलिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 प्रोपोर्शनल आया, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस तरीके से इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखा गया है, ठीक है। ओके, सो दिस इज इनफ, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई, यही सब था। अब दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर एक लाइन एक वेक्टर से पास हो और दूसरे वेक्टर से पैरेलल हो तो हमें यूज़ करना है आर बार इज इक्वल्स टू लैम्डा बी बार प्लस ए बार, वेयर बी बार इज पैरेलल वेक्टर, ए बार इज पासिंग वेक्टर। अगर एक लाइन दो वेक्टर से पास हो रही है तो हमें पैरेलल वेक्टर खुद से बनाना होगा, रट्टा नहीं मारना है। आपको लग रहा होगा कि ये तो रटा रहा है, ये तो रटा रहा है, ये तो रटा रहा है, स्टेटमेंट बोल बोल के हमें याद करा रहा है कि ऐसा करना होता है, रटा नहीं रहा हूँ। हर क्वेश्चन देखना मैं सेंस से करवाऊंगा, ठीक है, सेंस से कैसे करवाऊंगा देखना अभी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है और इसका आंसर क्या आएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शर्तियाँ आपने लेक्चर अच्छे से देखा है, सब कुछ समझा है और मैं समझाने में सफल हुआ हूँ। तो अगर मैं विफल हुआ हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरी गलती है, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस, ठीक है। अब आप बोलोगे दोबारा क्यों नहीं समझा देते अगर आपको लगता है आप विफल हुए हो, क्योंकि मैंने जैसा समझाया उससे अच्छा मैं और नहीं समझा सकता, ठीक है। मैंने आपको जितने लेक्चर दिए हैं उन लेक्चर्स में मैं 2 चैप्टर ऐसे मानता हूँ जिनमें मैंने थोड़ी ज़्यादा जाती की है। एक चैप्टर एलपीपी मैंने मतलब 7.4 छोड़ दो, तो बाकी सब मैंने जल्दबाजी में कराया है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर ऐसा जिसमें मैंने जल्दबाजी की है वो है, कोई नहीं, बाकी सब मैंने बहुत बढ़िया कराया है, ठीक है, बेस्ट दिया अपना। अब अगर वही मेरा बेस्ट था तो वही मेरा बेस्ट है, देखो तुम्हें लगता है अगर गड़बड़ है तो वही मेरा बेस्ट है। सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग दिस पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल टू दिस। तो हम लोग इनको नाम दे देते हैं, इसको ए बार नाम दे दो, इसको बी बार नाम दे दो। बेसिकली ये पैरेलल वेक्टर हमें दे दिया है, मतलब हमें जो बी बार है वो दे दिया है और हमें ए बार भी दे दिया है, बट हमने माना नहीं है ना अभी, तो मान लेते हैं। लेट द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए हैविंग, ये सब आपको लिखना है, पोजीशन वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू -2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, सिर्फ k कैप, ओके। एंड पैरेलल टू b बार इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, पहला वाला लगेगा ऑब्वियसली, पहला वाला कौन सा था, आर बार इज इक्वल्स टू लैम्डा बी बार प्लस ए बार। तो आर बार इज इक्वल्स टू लैम्डा बी बार क्या है तुम्हारा 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और ए बार क्या है तुम्हारा -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, दैट्स इट, वैल्यू डालनी थी बस, खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, पढ़ते ही समझ जाओगे कौन सा इक्वेशन यूज होना है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है, जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जिनका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है। तो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इसमें पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला फॉर्म लगेगा, कौन सा, आर बार इज इक्वल्स टू लैम्डा बी बार माइनस ए बार प्लस ए बार। सो लेट, पहले नाम दे दो इनको, लेट द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, एंड point B having position vector B bar is equals to 6i cap minus j cap plus k cap, ठीक है। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ, अच्छा B बार माइनस ए बार निकाल लो, देयरफॉर B बार माइनस ए बार पहले ही निकाल लो, 6 माइनस 3i कैप -1 माइनस 4 माइनस 5j कैप प्लस 1 माइनस 7 मतलब प्लस 8k कैप, ठीक है। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, चिढ़ नहीं होती गाइस ये सब देख के, ये सारी हरकतें देख के चिढ़ नहीं होती, बहुत होती है ना, मुझे भी होती है खुद को देख के। आर बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार माइनस ए बार प्लस ए बार, तो बी बार माइनस ए बार क्या आया है हमारा, लैम्डा बी बार माइनस ए बार आया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप,
प्लस ए बार क्या है हमारा, ए बार है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अब देखो पहला दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, अब छोटा सा ट्विस्ट, फिर छोटा सा ट्विस्ट, फिर बड़े बड़े ट्विस्ट, ऐसे ऐसे आप लोगों को ना छोटे मोटे ट्विस्ट ये देता रहेगा, तो हमारा फर्ज है उनसे डील करना। तो इसको डील करते, देखो इसमें छोटा सा ट्विस्ट है जो कि आप शायद समझ भी गए होंगे। इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, और डायरेक्शन रेशियोज आपको दिया है। सो मैंने आपको बोला था डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट अ पैरेलल वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो बेसिकली इन डायरेक्शन रेशियोज का जो वेक्टर बनेगा वो हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। तो ये हो गया बी बार, ए बार आपको दे दिया, यूज कर लो, आर बार बराबर लैम्डा बी बार प्लस ए बार। ठीक है, चलो इस्तेमाल कर लो। तो पहले लिखो लेट द लाइन passes through point A having position vector A bar is equals to 5i cap plus 4j cap plus 3k cap। ये हो गया हमारा A बार, ठीक है। एंड डी आर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं। क्या दे रखा है, -3,4,2। देयरफॉर जो बी बार है वो क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बेसिकली यार डायरेक्शन रेशियो क्या शो करता है, एक लाइन का डायरेक्शन ना, लाइन सपोज ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन रेशियो क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन रेशियो है मेरा राइट हैंड, तो डायरेक्शन रेशियो क्या शो कर रहा है, इस लाइन का डायरेक्शन ना। तो बेसिकली इस लाइन के ये पैरेलल ही तो है डायरेक्शन रेशियो, ये जो डायरेक्शन रेशियो है ये इस लाइन के पैरेलल वेक्टर ही तो है। तो इसका जो वेक्टर बना वो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर आया, तो बस लगा दो फॉर्मूला। देयरफॉर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन is given by r bar is equals to lambda v bar plus a bar। so lambda v bar क्या है, -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और a bar क्या है आपका, a bar है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। हो गया, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी यहाँ पे एक छोटा सा और ट्विस्ट है, थोड़ी देर के लिए सोचो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, समझ जाओगे, जल्दी ही समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा यार देखो लाइन प्लेन आप किसी और से पढ़ोगे ना, यूट्यूब पर तो मुझे नहीं पता किसने कैसा पढ़ा है क्योंकि मैंने किसी का वीडियो देखा नहीं, बट ऑफलाइन में एक्चुअली हमें पहले तो एक दूसरे सर ने पढ़ाया, ठीक है, और नीट में अलग सर ने पढ़ाया, अलग सर, ठीक है, और फिर उसके बाद अशरफ सर ने पढ़ाया। तो वो दोनों टीचर्स का हमें बिल्कुल नहीं समझा था, और अशरफ सर ने जब हमें समझाया ना तो एकदम जहन में उतर गया था लाइन प्लेन। तो यार मैं तो उनकी टीचिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके मेथड्स को थोड़ा सा अपने अंदर ला सकूँ, ठीक है। बेसिकली उनसे मैं 11th में मिला, 11th में जब मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन की तब। तो यार वो जो मेथड्स बताते हैं ना, मतलब उनके बताने का तरीका ही लगे यार। मैं विश करता हूँ कि काश उन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ाई होती तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाती, ठीक है। कभी कभी भी चैनल को विजिट करते हो, काश उन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ाई होती ना, तो सच्ची बोल रहा हूँ मेरे ऑर्गेनिक से मजबूत कुछ होता ही नहीं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा जहन में ला सकूँ चैप्टर, लेकिन हाँ यार उनके जैसा सिखा पाना तो ऑब्वियसली मुश्किल है। ओके, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो वेक्टर्स हैं और वो जो लाइन है, ठीक है, वो लाइन जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। मतलब बेसिकली सपोज ये आपका B1 है, सपोज ये आपका B1 है और सपोज ये आपका B2 है, ठीक है। तो वो लाइन क्या है, वो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो अगर मुझे उस लाइन के, हमें क्या, हमें देखो पासिंग वेक्टर तो पता है, जिससे पास हो रही है लाइन वो तो हमें पता है, हमें क्या जरूरत है, हमें पैरेलल वेक्टर की जरूरत है। तो बेसिकली वो लाइन इन दोनों वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर इन दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट करते ही जो वेक्टर निकल कर आएगा, क्या वो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। नहीं समझा। देखो मान लो तुम्हारी जो लाइन है वो यहाँ पर है, तुम्हारी लाइन यहाँ पर है B, ठीक है, B नहीं, चलो P ले लो, ये तुम्हारी लाइन है P, L ले लो, L हो गई तुम्हारी लाइन हो गई L। ये B1 के परपेंडिकुलर है और B2 के परपेंडिकुलर है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला तुमसे कि B1 क्रॉस B2 कर दो, B1 और B2 का क्रॉस कर दो, ठीक है। तो तुमने B1 और B2 का जैसे ही क्रॉस किया तो तुम्हें जो वेक्टर मिला वो इस डायरेक्शन में मिला, ये मिला तुम्हें B1 क्रॉस B2। और क्या B1 क्रॉस B2 लाइन L के पैरेलल आ रहा है? यस आ रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? B1 और B2 के परपेंडिकुलर है लाइन L, लाइन L B1 के भी परपेंडिकुलर है, B2 के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर इस B1 B2 का मैं क्रॉस कर देता हूं तो इनसे क्रॉस होकर जो लाइन, जो
वेक्टर आएगा वो वेक्टर b1 b2 के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से सुनो, एक और बार बताता हूँ। L जो है वो b1 के भी परपेंडिकुलर है और b2 के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं इस b1 b2 का क्रॉस करता हूं तो इसको क्रॉस करते ही जो वेक्टर आएगा वो b1 b2 के परपेंडिकुलर आएगा, बट b1 b2 के परपेंडिकुलर तो लाइन L है, तो इसका मतलब जो वेक्टर आया वो भी b1 b2 के परपेंडिकुलर और लाइन ऑलरेडी b1 b2 के परपेंडिकुलर थी। तो क्योंकि लाइन L भी उसी के परपेंडिकुलर और b1 क्रॉस b2 भी उसी के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल। सपोज लाइन L ऐसी थी और फिर b1 क्रॉस b2 करके b1 क्रॉस b2 ऐसा आया, तो देखो ये दोनों पैरेलल नहीं आए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो चीज यूज करनी है, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करना है वो देख लो, समझ में आ ही गया होगा। लेट द लाइन passes through point A, ठीक है, point A having position vector A bar is equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap and line is perpendicular to B1। आप लॉन्ग कट यूज कर लेना, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, मतलब इस परपेंडिकुलर के लिए, एंड B2 इज इक्वल्स टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, रिक्वायर्ड पैरेलल वेक्टर है वो कैसे मिलेगा? रिक्वायर्ड पैरेलल वेक्टर बोले तो कौन, बोले तो B बार कैसे मिलेगा? B1 क्रॉस B2 करके, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी तरीके आप लोगों को, छोटी छोटी ट्रिक हर एक क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और ट्रिक है, करेंगे, देखेंगे। तो B1 क्रॉस B2 कैसे आएगा? I J K, ठीक है, आई जस्ट किडिंग, I J K, यहाँ पे आ गया 1 1 1, यहाँ पे आ गया 2 1 1, डिटर्मिनेंट ओपन कर दो तो ये हो गया I, ये हो गया 2, 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस J कैप, 1 1 1 1 2 2, तो माइनस 2, सॉरी माइनस 1, ठीक है, माइनस J कैप माइनस 1 प्लस K कैप, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। समझिए ना, डिटर्मिनेंट थोड़ी खोलना सिखाऊंगा यार, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट गया मैं। तो बेसिकली तुम्हें B बार मिल गया, तो B बार मिल गया, A बार मिला था, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय R बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा V बार प्लस A बार। ये हो गया लैम्बडा V बार क्या है? 2I कैप प्लस J कैप माइनस 3K कैप, और A बार क्या है? A बार है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ट्रिक सिर्फ यहाँ थी, ट्रिक कहाँ थी? ट्रिक सिर्फ यहाँ थी, जिसने ये समझ लिया उसके लिए ये सब खेल है। चलो पांचवा करते हैं। चलो एक और नया ट्विस्ट। अब की बार क्या ट्विस्ट इन्होंने किया है? पासिंग पॉइंट आपको दे दिया है, ठीक है, मतलब लिख लो पहले, वो जो पास हो रहा है वो लिख लो। लेट द लाइन passes through point A having position vector, ठीक है, having position vector A bar is equals to minus I cap minus J cap plus 2K cap। अब ट्विस्ट अब की बार इसने क्या किया है कि एक लाइन का इक्वेशन ले लिया और बोला इस लाइन के पैरेलल है तुम्हारी लाइन, इस लाइन के पैरेलल है तुम्हारी लाइन। तो इसका मतलब जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा वो तुम्हारी लाइन के लिए भी पैरेलल वेक्टर ही तो होगा। जिसके पैरेलल ये वाली लाइन होगी उसी के पैरेलल तुम्हारी भी लाइन होगी। क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये लाइन और तुम्हारी लाइन, तुम्हारी लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो इसके लिए पैरेलल वेक्टर वही तुम्हारे लिए पैरेलल वेक्टर। तो इसका पैरेलल वेक्टर कहाँ है? R बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस लैम्बडा B बार। ये B बार क्या है? पैरेलल वेक्टर। तो बेसिकली ये तुम्हें पैरेलल वेक्टर दे दिया, मिल गया। तो सॉल्व कर लो। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज R बार इज इक्वल्स टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस लैम्बडा, ठीक है, 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर ऑफ दिस लाइन इज, ऑफ दिस लाइन इज क्या है? इसका पैरेलल वेक्टर B बार है, क्या है? 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ठीक है। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी अब, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ? R बार इज इक्वल्स टू म्यू B बार प्लस A बार, ठीक है। म्यू क्यों लिया? क्योंकि लैम्बडा यूज हो गया था, चलेगा, लैम्बडा दोबारा यूज कर लोगे चलेगा, उतना दिखते नहीं, ठीक है। सो R बार इज इक्वल्स टू म्यू B बार पता ही है क्या है? 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और A बार भी आपको पता ही है क्या है? A बार है I कैप प्लस, सॉरी A बार आपको यहाँ दे रखा है माइनस I कैप, ठीक है, प्लस माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। तो छोटा सा ही ट्रिक था कि भाई पैरेलल वेक्टर तुम्हें पता करना था, ठीक है। चलो छठा क्वेश्चन करते हैं, उसमें नई ट्रिक है वो देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ट्विस्ट खत्म हो गए, अभी कार्टेशियन इक्वेशन निकालने बोला है। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए पासिंग पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है, हो गया काम, ठीक है। सो
सिंस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए से लाइन पास हो रही है, दैट इज -1, 2, 1, देयरफॉर जो x1 की वैल्यू है वो -1, y1 की वैल्यू है 2 और z1 की वैल्यू है 1। डी आर्स आर a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 1। सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय कौन से फॉर्मूले से कार्टेशियन इक्वेशन देते हैं, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू लैम्बडा नहीं लिखना है, ठीक है। तो x माइनस -1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 1। सो देयरफॉर आंसर आ गया x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 1। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट्स इट। चलो सातवां करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। मतलब कि बार 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो सेकंड वाला फॉर्म लगा देना है, ठीक है। सिंस लाइन पासेस थ्रू, तो ये भी यार चिंदी टाइप ही क्वेश्चन है, राइट। ईजीएस्ट 2, 2, 1 यार ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ज़्यादा दिमाग खराब वो करने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना सभी इंपॉर्टेंट थे, किसी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नहीं आएगा, सब इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन भी सब इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर x1 इक्वल टू 2 हो गया, y1 इक्वल टू 2 हो गया, z1 इक्वल टू 1 हो गया, x2 इक्वल टू 1 हो गया, y2 इज इक्वल्स टू 3 हो गया और z2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो देयरफॉर x माइनस x1 है 2 और x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो बेसिकली नीचे नहीं रखने का माइनस साइन को, नीचे वाली माइनस साइन को हमेशा ऊपर भेज देने का, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन -1 आता, लेकिन इस माइनस को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 1, ये -1 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ तो 1 माइनस z अपॉन 1, ठीक है। मतलब क्या करने का यार, नीचे से माइनस साइन हटा देने का, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, नहीं हटाते हो तो भी चलेगा, कोई वो नहीं है। चलो 8th क्वेश्चन करते हैं फिर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 पॉइंट्स दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी पूछा है, मतलब ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन आपको निकालना है, तो वो तो 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा। फिर ये ए बी सी को कोलिनियर शो करने का तरीका के बारे में मैंने कोई चर्चा अभी तक की नहीं है, कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सब कुछ तो दिया है, ए बी सब कुछ तो दिया है, तो हम लोग पासिंग वासिंग वाला नाटक करेंगे नहीं। कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, डायरेक्टली हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज गिवन बाय, कौन से फॉर्मूले से दिए जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला तो जानते ही हो यार, फार्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आई एम सॉरी गाइस, बाहर की आवाज़ें, आई एम सॉरी। तो a और b, a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2 z2। तो x माइनस y माइनस y1 मतलब y माइनस 3 अपॉन y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो देयरफॉर इक्वेशन आ गया x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे आ गया y माइनस 3 अपॉन माइनस 2, और यहाँ पे आ गया z माइनस 4 अपॉन माइनस 2। अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, माइनस होने से इधर उधर मत करो। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गया लाइन ए बी का, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी कोलिनियर है। तो अगर ए बी सी कोलिनियर है तो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि लाइन ए बी पर ही पॉइंट सी भी रहना चाहिए। तो अगर पॉइंट सी भी लाइन ए बी पर है, अगर पॉइंट सी भी लाइन ए बी पर है तो सी के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो बस ऐसे ही प्रूफ कर देना है, ठीक है। सपोज पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी, so therefore put x y z is equals to c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -1, 0, ठीक है, ये पुट कर दो। therefore x की जगह 4 प्लस 2 अपॉन 3, y की जगह -1 -3 अपॉन -2, z की जगह 0 -4 अपॉन -2। तो therefore ये आंसर आया 2, ये आंसर आया 2, ये भी आंसर आया 2। तो सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया ना। सो therefore क्लियरली आप लोग बोल सकते हो ए बी सी आर कोलिनियर।
समझ गए ना कैसे प्रूफ करने का आपसे कोलिनियर, वरना आपके पास दूसरा रास्ता भी था। अगर यहाँ पे एंड लिखा था ना, एंड लिखा था तो आपके पास दूसरा रास्ता भी था, ए बी बार बनाओ बी सी बार बनाओ, स्केलर मल्टीपल बता दो, या ठीक है, या तो प्रोपोर्शनल बता दो ए बी बार बी सी बार बना के। बट हाँ, यहाँ पे एंड लिखा था तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर हेंस लिखा होता, अगर हेंस लिखा होता तो तुम्हें यही मेथड करना पड़ता। तो ये यूनिवर्सल मेथड है, हेंस लिखा हो तो भी चलेगा, हेंस नहीं लिखा हो तो भी चलेगा। सो यही मेथड फॉलो करो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ वेरी लेंदी एंड इजी टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, अब इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पता करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन में बोला प्रूफ भी करो, ठीक है। पहले प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, और अगर इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो, ओके। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का। हम मान लेंगे इस लाइन पर कोई 3 कोऑर्डिनेट और इस लाइन पर 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर तो ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है दोनों, तो फिर वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहीं ना कहीं इक्वल होने चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सपोज ये लाइन तुम्हारी L1 है, सपोज ये लाइन तुम्हारी L1 है और ये तुम्हारी लाइन L2 है, ठीक है। सो सपोज तुम्हारी लाइन ऐसे गई L1 और ये लाइन L2 गई, ये इंटरसेक्ट कर रही है ना यहाँ पे। अच्छा, तो तुमने L1 पर एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माना, L2 पर एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माना, और इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को जब तुम सॉल्व करोगे, जब तुम इन्हें सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दोनों के इक्वल आने चाहिए। मतलब जैसे ये पॉइंट देखो, तो ये पॉइंट पर जो L2 का कोऑर्डिनेट होगा वही L1 का भी कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस पोजीशन पर सेम आ जाएंगे, और अगर नहीं इंटरसेक्ट करते तो कहीं सेम नहीं आएगा। मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी। फिर अगर उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी, देखो हम लोग क्या करेंगे, L1 पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे, L2 पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे, फिर दोनों के हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को इक्वल पुट करेंगे, और इक्वल पुट करने के बाद अगर कुछ वैल्यू नहीं आती है लैम्बडा की अगर कोई वैल्यू नहीं आती है, मतलब वो कहीं पर इक्वल नहीं है। और अगर कोई वैल्यू आती है जहां पर वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करती है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तुरंत आ जाएगा। रोड मैप समझा? रोड मैप सिंपल है, हम इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इक्वल पुट कर देंगे दोनों को। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्वल पुट करने के बाद सॉल्व होकर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो फिर कोई वैल्यू नहीं आएगी लैम्बडा की, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर। तो मान लो इसको लाइन L1, लेट L1 आपको दे रखा है x + 1 / -10 इज इक्वल्स टू y + 3 / -1 इज इक्वल्स टू z - 4 / 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो L1 पर हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मान रहे हैं, देयरफॉर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर, क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए पैरामेट्रिक के? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का निकालने का तरीका क्या होता है, x को इसके साथ इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो x + 1 / -10 को इक्वेट कर दो लैम्बडा के इक्वल, तो x इक्वल टू आ जाएगा -10 लैम्बडा -1। तो इसका x का कोऑर्डिनेट आ गया -10 लैम्बडा -1, और y + 3 / -1 को इक्वेट कर दो लैम्बडा से, तो y + 3 की वैल्यू आ गई -λ, तो y की वैल्यू आ गई -λ - 3। तो मतलब दूसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है -λ - 3। ऐसे ही तीसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा λ + 4, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग L2 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। सो लेट लाइन L2 क्या है तुम्हारा, x + 10 / -1 इज इक्वल्स टू y + 1 / -3 इज इक्वल्स टू z - 1 / 4। इसको म्यू के इक्वल ले लो क्योंकि लैम्बडा तो हो चुका है ना, देयरफॉर इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आ जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर। कैसे निकालोगे, पहले इसको म्यू से इक्वेट करोगे, तो जब x + 10 / -1 को म्यू से इक्वेट करोगे तो x + 10 इक्वल टू -μ आएगा, तो x इक्वल टू -μ - 10 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर y + 1 / -3 को जब म्यू से इक्वेट करोगे तो y + 1 इक्वल टू -3μ आएगा, और फिर +1 को वहाँ भेज दो तो y की वैल्यू -3μ - 1 आएगी, सो -3μ - 1। ऐसे z इक्वेट करोगे तो 4μ + 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सेम आने चाहिए, ये इसके सेम आना चाहिए। और जब हम लोग सेम पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद हमें लैम्बडा और म्यू की एक प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर लैम्बडा म्यू की एक प्रॉपर वैल्यू आ जाती है, मतलब बेसिकली उस जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग मान लेते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो सपोज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सपोज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग,
अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब लैम्बडा और म्यू वाले इक्वल आएंगे, मतलब -10 लैम्बडा माइनस म्यू जो है, सॉरी -10 लैम्बडा -1 जो है वो इक्वल आना चाहिए -म्यू -10 के। ठीक है, म्यू को यहाँ ले लो तो म्यू -10 लैम्बडा जो है वो इक्वल आना चाहिए -9 के। तो इसका मतलब जो म्यू -10 लैम्बडा है, हाँ तो भैया -9 के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 निकालो, माइनस लैम्बडा -3 को इक्वल पुट करो -3 म्यू -1 के। ठीक है, सो 3 म्यू को यहाँ ले लो तो 3 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, -3 वहाँ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन 2। ठीक है, और फिर लैम्बडा +4 को तुम इक्वल पुट कर दो कोई 4 म्यू +1 के। सो देयरफॉर 4 म्यू माइनस लैम्बडा जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 से लैम्बडा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और लैम्बडा और म्यू की जब वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 2 और 3 से, तो उसको हम लोग 1 में डाल के चेक कर लेंगे कि क्या 1 को वो सेटिस्फाई कर रहा है। या तो 1 और 2 को सॉल्व कर लो, और 1 और 2 को सॉल्व करके जो लैम्बडा और म्यू मिलता है उसको 4 में पुट कर दो। ठीक है, तो सॉल्व करना इसे आसान है, राइट? क्यों? क्योंकि माइनस लैम्बडा कट रहा है। तो लैम्बडा और म्यू किसी दो इक्वेशन से निकालो, तीसरे में सेटिस्फाई करो। जैसे ही सेटिस्फाई किया तुरंत प्रूफ हो गया कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे आएगा? या तो इसमें डाल दो लैम्बडा की वैल्यू, या तो इसमें डाल दो म्यू की वैल्यू, आ जाएगा। दोनों में से कहीं पर भी डालोगे आंसर सेम आएगा। तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। सो 2 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब 3 म्यू माइनस लैम्बडा बराबर 2 और 4 म्यू माइनस लैम्बडा बराबर 3। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस म्यू और ये आ जाएगा -1। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर म्यू की वैल्यू 1 है तो 4 × 1 माइनस लैम्बडा बराबर 3। सो लैम्बडा बराबर आ जाएगा 1। तो मतलब म्यू की वैल्यू 1, लैम्बडा की वैल्यू 1। तो उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, पुट लैम्बडा बराबर 1 म्यू बराबर 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डालो। ठीक है, LHS निकालो तो 1 -10 × 1 इज इक्वल्स टू -9। और यही तो तुम्हारा RHS है। जैसे तुमने LHS निकाला वो RHS के इक्वल आ गया। देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो अभी तक तो हमने सपोज किया था, अब प्रूफ हो गया कि लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तुम यहाँ पे म्यू या लैम्बडा की कोई भी वैल्यू डाल दो, क्योंकि ये जो म्यू और लैम्बडा की वैल्यू तुमने निकाली है ये पर्टिकुलर वो वैल्यू निकाली है जहां पर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये वैल्यू डालोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आएगा। ठीक है, ओके। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, चलो इसमें डाल देते हैं -म्यू -10, मतलब -1 -10, -3 × 1 -1 और 4 × 1 +1। तो हमारा आंसर आ जाएगा -11, -3 + 1 -2, 4 + 1 5। तो -11, -2, -5, अच्छा -3 -1 -4 आएगा, राइट? ओके, तो -11 -4 -5 तुम यहाँ डालते, यहाँ से भी आंसर वही आता। लैम्बडा इक्वल टू 1 डालो -11, लैम्बडा इक्वल टू 1 डालो -4, लैम्बडा इक्वल टू 1 डालो 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मान लो, कोऑर्डिनेट्स को इक्वल पुट कर दो क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। इक्वल पुट करने के बाद 3 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन से वैल्यू निकालो, तीसरे में सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई हुआ तो लाइन इंटरसेक्टिंग, नहीं हुआ तो लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए लैम्बडा म्यू की वैल्यू डाल दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। क्लियर? चलो 10वां 11वां तो चिंदी उड़ा देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायरेक्टली वेक्टर्स दे दिए थे जिनके परपेंडिकुलर था वो लाइन। इसमें आप लोगों को लाइन का इक्वेशन बना के दिया है। ठीक है, तो पहले तो पासिंग पॉइंट आपको दे दिया 3, -1, 2। एक और ट्विस्टिंग क्वेश्चन, जबकि इससे ज़्यादा ट्विस्ट अब पॉसिबल था नहीं, तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बना दिया एक और क्वेश्चन। ठीक है, सो सिंस लेट लाइन पासेज, हम लोग पॉइंट का नाम ये मान लेते हैं, पासेज थ्रू। लेट क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हो ना? लेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग पॉइंट का नाम मान रहे हैं और हम लोग पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप + j - +2k कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से पास हो रहा है ये लाइन। उसके बाद बोला है कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन और इस लाइन के। तो क्या कर देना है तुम्हें, इन दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस कर देना है, तो इसके पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, राइट? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, और जो इसका डायरेक्शन है, इन दोनों के डायरेक्शन के ये लाइन परपेंडिकुलर है। मान लो ये लाइन है तुम्हारी L1, मान लो ये लाइन है तुम्हारी L2। तो L1 का डायरेक्शन मान लो ये है, L2 का डायरेक्शन मान लो ये है, और जो तुम्हारी लाइन है, जो तुम्हें लाइन चाहिए L, वो क्या है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अगर L1 L2 का तुम क्रॉस करते हो तो इनका क्रॉस करते ही जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। किसके? L1 L2 के। मतलब इनसे जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा L1 L2 के। बट L1 L2 के तो L परपेंडिकुलर था,
तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो अगर दोनों इसी के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो इसका पैरेलल वेक्टर है वो कैसे आएगा, दोनों के डायरेक्शंस को क्रॉस करके, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आर, ठीक है, हम लोग पैरेलल वेक्टर को क्रॉस करके निकाल लेते हैं। सो गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन आर, आर बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड आर बार इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस म्यू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ आर बार इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 और इसको भी कंपेयर कर लो, आर बार इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्शन इसका b1, सो देयरफॉर जो b1 है वो आ जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और जो b2 है वो आ जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर है, हमारा जो लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का क्रॉस कर दो। देयरफॉर पैरेलल वेक्टर टू द लाइन is given by b bar is equals to b1 क्रॉस b2। ठीक है, b1 क्रॉस b2 कैसे आएगा, i j k, आई जस्ट किडिंग, 2 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 2, निकाल लो आंसर। i कैप माइनस 2 2 जा माइनस 4, माइनस 2 1 जा माइनस 2, माइनस j कैप 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, प्लस k कैप 2 माइनस 2 जा माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आंसर आएगा माइनस 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा b बार। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज r बार इज इक्वल्स टू, लैम्डा तो यूज़ हो गया है तो यहाँ पे क्या मान लो, लैम्डा यूज़ हो गया, म्यू भी यूज़ हो गया, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा मान लेते हैं। r बार इज इक्वल्स टू डेल्टा b बार प्लस a बार। सो देयरफॉर r बार इज इक्वल्स टू डेल्टा b बार क्या है, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ए बार हमने पहले ही निकाल रखा था, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स पॉसिबल थे इन्होंने सारे तो यूज़ कर लिए, तो आप अगर सिर्फ इस एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आया तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है सारे ही टाइप के ट्विस्ट एंड टर्न इन्होंने यूज़ कर लिए हैं, तो आप लोग इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करके रख लेना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो तो बहुत चिंदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है शो दैट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो हमें पता है अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करती है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, सपोज मान लिया लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, मान लिया लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, सो देयरफॉर हम लोग एक्स वाई जेड को क्या पुट कर देंगे, एक्स को 0, वाई को 0 और जेड को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ लाइन। So therefore 0 minus 2 upon 1, 0 minus 4 upon 2, 0 plus 4 upon 2। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 2 4 अपॉन माइनस 2, कटेगा तो आएगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 1। सो देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज सेम आ गई ना, रेशियोज प्रोपोर्शनल आ गए, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास कर दी है। ऐसे ही आप लोगों को कोई भी कोऑर्डिनेट दे दे रैंडमली और बोले प्रूफ करो इससे पास होती है लाइन, डाल देना सीधा उसमें और डाल के इक्वल आ ही जाएगा, अगर पास होता होगा तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2, 1 घंटे में पूरा उड़ा देंगे। ठीक है, चिंदी चीज़ है, उसमें 2 ही चीज़ है, एक स्क्यू लाइन्स और एक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।